नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उसके सभी लेक्चर्स को मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब मैं डिस्कस करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि सेम प्लेलिस्ट में जो है मैं इन लेक्चर्स को भी अपलोड कर दूंगा। अब कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकियावेली को बताओ कि ही इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा और इनके आंसर्स जो हैं वह ई बुक में भी दिए गए हैं। आज हम हॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हॉब्स जो थे ना वह पहले इंडिविजुअलिस्ट थे। अभी हम बात करने वाले थे कि हॉब्स सबसे पहले व्यक्तिवादी कैसे थे, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपके स्कॉलर्स हैं जो कि हॉब्स को एब्सोल्यूटिस्ट बताते हैं। वह कहते हैं कि हॉब्स तो अधिनायकवादी, मतलब एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, टोटलिटेरियन मोनार्की को सपोर्ट करता है, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है। लेकिन इस चीज का बहुत सारे स्कॉलर्स खंडन भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हॉब्स को हम किन कारणों से कह रहे हैं कि वह एक एब्सोल्यूटिस्ट है। फिर हम क्या तर्क दे सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि नहीं, देखो, उन्होंने जो एब्सोल्यूटिस्ट इंटिटी एट्रीब्यूट अपने थिंकिंग में रखा है उसका कुछ कारण है। अंततः हॉब्स जो है वह एक इंडिविजुअलिस्ट है, वह एक व्यक्तिवादी है। और हम कुछ स्कॉलर्स की बात करेंगे, जैसे में माइकल ऑक्सफोर्ड हो गए, जैसे में वेफर हो गए। इनका भी मत है कि हॉब्स जो है वह सबसे बड़े इंडिविजुअलिस्ट हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो हम इसको किस प्रकार से आंसर करेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए भी, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ई बुक आप परचेस कर सकते हैं 23 सितंबर 2022 तक। ये आपको मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है। इसमें सभी क्वेश्चन, सभी चीज, ये कुछ नोट्स है, ये कंटेंट है ई बुक का। चलिए डायरेक्ट हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले, क्या ऐसे तर्क हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स हैं वह एक टोटलिटेरियन है, वह एक एब्सोल्यूटिस्ट है। तो आपको सबसे पहले उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर को देखा होगा। तो सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स का जो लेविएथन होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि सामाजिक संविदा का एक आउटकम होता है, ये लेविएथन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। लोग राज्य का निर्माण कैसे करते हैं? तो लोग राज्य का निर्माण करते हैं, आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं। इस म्यूचुअल एग्रीमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर, जो सामाजिक अवस्था थी, उसमें कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ था। क्योंकि जो मनुष्य थे एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, पैशन से गाइडेड हुआ करते थे। इसी कारण अपने लाइफ को सेव करने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, लोगों ने अपने सभी अधिकारों को जो कि उनको स्टेट ऑफ नेचर में मिले थे उसको सरेंडर कर दिया एक आपके लेविएथन के पास। लेविएथन का लिटरल मीनिंग होता है एक सी मॉन्स्टर। लेविएथन मतलब एक बहुत पावरफुल पर्सन, आप किंग कह सकते हैं। तो लेविएथन मतलब किंग, लेविएथन मतलब स्टेट। मैंने जो अभी डिफरेंस वाला जो लेक्चर अपलोड किया है 40 मिनट का, हॉब्स और लॉक के बीच में डिफरेंस, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहां मैं यही बात कहना चाहूंगा कि लेविएथन या जो किंग है वह कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, वह इस म्यूचुअल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था। लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया था और लोगों ने सिर्फ राइट टू लाइफ अपने पास रखा, बाकी राइट सब किंग को सरेंडर कर दिए, लेविएथन को सरेंडर कर दिए। इसीलिए लेविएथन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती थी। इसीलिए ये जो लोग हैं लेविएथन को किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते थे, जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते थे। तो सबसे पहला कि जो लेविएथन था हॉब्स का, वह अनअकाउंटेबल था। और लेविएथन अगर अनअकाउंटेबल है तो आज आप देखिएगा जितने भी डिक्टेटर्स हैं वह इसी प्रकार से होते हैं। वह जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वह स्थापित नहीं करते, जनता को जवाब नहीं देते। तो इसीलिए पहला कारण है कि स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि हॉब्स जो है वह एब्सोल्यूटिस्ट है। दूसरा, हॉब्सियन स्टेट में, ये जो हॉब्सियन स्टेट बना, जो हॉब्स ने जो बताया कि राज्य किस प्रकार से होगा, लेविएथन जो मोनार्क है
उसका जो राज्य होगा, उस किंग का राज्य होगा, वहां लोगों के पास लिमिटेड राइट्स हैं। लिमिटेड राइट्स इसलिए हैं क्योंकि लॉक मैं कह रहा हूं, हॉब्स ये लॉजिक देते हैं कि भाई लोगों ने तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो सबके सब राइट को तो सरेंडर कर दिया, मात्र राइट टू लाइफ को अपने पास रखा। अगर लेविएथन राइट टू लाइफ को वायलेट करेगा, लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, वहीं से मैं रिलेट करके बता रहा हूं। अगर लेविएथन राइट टू लाइफ को वायलेट करेगा तो लेविएथन के खिलाफ ये लोग एक्शन ले सकते हैं। लेकिन राइट टू लाइफ के अलावा और भी कोई राइट लोगों के पास नहीं है हॉब्सियन स्टेट में। लेविएथन और कोई राइट जो है लोगों को नहीं दे रहा है। तो इसीलिए लोगों के पास लिमिटेड राइट्स हैं। जो भी हॉब्स के द्वारा स्टेट क्रिएट किया गया, जो भी स्टेट के बारे में हॉब्स ने बताया, उसमें इंडिविजुअल्स के पास लिमिटेड राइट थे, और वह राइट था सिर्फ राइट टू लाइफ। और बाकी राइट्स तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था लेविएथन को। अब आगे हम देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वह भी हॉब्सियन स्टेट में परमानेंट नहीं था। मैंने लॉक वाले लेक्चर में बताया था कि लॉक जो है वह कैपिटलिस्ट के थिंकर है, वह बुर्जुआ वर्ग के समर्थक है। इसीलिए आप लॉकियन स्टेट में देखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी तो सबसे महत्वपूर्ण राइट है। 3 नेचुरल राइट तो लोगों को दिया ही गया है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। मैंने लॉक वाले लेक्चर में आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर आप अगर हॉब्सियन स्टेट में देखिएगा तो राइट टू प्रॉपर्टी भी लोगों का परमानेंट नहीं है। इसका लॉजिक हॉब्स ये देते हैं, मैंने सोवेर्निटी वाले लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 2, कि प्रॉपर्टी जो था ना, वह तभी एग्जिस्टेंस में आया, तभी क्रिएट हुआ जब लेविएथन आया, जब स्टेट का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब जो लेविएथन है, ही इज द क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी। द किंग, द मोनार्क इज द क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी। पहले लोगों के पास अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ नेचर में जब कोई अथॉरिटी नहीं थी, अगर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा होता, तो आज आपके पास है, कल के डेट में कोई और आपसे छीन लेता, उससे कोई और छीन लेता, क्योंकि वहां तो सिक्योरिटी थी नहीं, सेफ्टी थी नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आप इसको थोड़ी कहेंगे कि आज आपके पास है, कल मार के आपको किसी और ने छीन लिया, फिर आपने किसी और से छीन लिया। तो वहां तो एक एनार्की था, अराजकता की स्थिति थी। तो इसीलिए प्रॉपर्टी का तो वहां नोशन ही नहीं था। जब राज्य एग्जिस्टेंस में आया, लेवाइथन जब आया, मोनार्क जब आ गया कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, आउटकम जब हुआ उसका, किंग, तो किंग ने एश्योर किया कि अगर ये लैंड को अगर आप ओन कर रहे हैं तो अब ये एश्योरिटी जरूर है कि इस लैंड की रक्षा होगी, आपके लैंड की रक्षा होगी, किंग ये इंश्योर करेगा। तो अब ये आपके सही मायने में प्रॉपर्टी हुई, ये जो जमीन का टुकड़ा हुआ। तो इसका मतलब जब किंग एग्जिस्टेंस में आया, राज्य एग्जिस्टेंस में आया, तब ना आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिला। तो इसका मतलब क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है? द क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी इज लेविएथन हिमसेल्फ। So therefore Leviathan can also take away your property any time। जब वह क्रिएटर है प्रॉपर्टी का, तो वह आपकी प्रॉपर्टी को कभी ले भी सकता है, उसकी मर्जी हो तो इसीलिए आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी तो है, पर ये राइट टू प्रॉपर्टी परमानेंट नहीं है। आज आपका जमीन है, आज लेविएथन उसको एश्योर कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, कल के डेट में लेविएथन का मन करेगा तो उसको ले सकता है आपसे। जो स्टेट है आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं था लेविएथन पर, लेविएथन कोई भी डिसीजन ले सकता था। और लेविएथन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह अकाउंटेबल नहीं है, कोई संविधान नहीं था वहां जिससे लेविएथन को काम करना था, उसके हिसाब से उसको काम करना था। वहीं लॉकियन स्टेट में आप देखिएगा तो लॉकियन स्टेट में एक संविधान है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। जो वहां गवर्नमेंट होगा उसको विधि के हिसाब से काम करना है। ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ, as per the law which is mentioned in the constitution, but there is no such limitation in the Hobbesian state. There is no constitution at all, there is no constitutionalism, there is no rule of law. And due to these reasons the scholars are claiming that Hobbes is an absolutist, कि हॉब्स जो है एक एब्सोल्यूटिस्ट है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आपको इसको डिफेंड करना है। यूपीएससी में भी आपको इसको डिफेंड करने के लिए बोला जाता है कि नहीं, ये तो कुछ कारण दिए गए स्कॉलर के द्वारा, लेकिन आप इसके विपरीत ऐसे पॉइंट बताओ जिससे ये प्रूफ हो कि वह एब्सोल्यूटिस्ट नहीं, बल्कि वह एक इंडिविजुअलिस्ट था, वह एक व्यक्तिवादी था। और ये जो
आपके कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उसके राज्य की, ये जरूरी था व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के सुरक्षा के लिए। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। अगर व्यक्तिवाद को, हॉब्स को स्टैब्लिश करना था, अगर स्थापित करना था, तो इन सारी विशेषताएं जरूरी थी। अब इसको चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हॉब्स मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो ह्यूमन नेचर है वह बहुत बैड है ना। द स्टेट ऑफ नेचर is actually anarchic and the human nature is very bad in a state of nature. अब मान लीजिए अगर बैड ह्यूमन नेचर है, तो बैड ह्यूमन नेचर को कौन कंट्रोल करेगा? तो बैड ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करेगा, अगर मान लीजिए आज के टाइम में इंडिया की बात करते हैं, सब अगर सड़क पर आ गए, एक दूसरे को मारने पीटने लगे बिना किसी कारण के, अगर इंसान बुरे हो गए अचानक से, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? सरकार। और सरकार क्या बिना पावर के, बिना बल के, बिना कोहर्स किए हुए इन लोगों को कंट्रोल कर सकती है? बिना चार डंडे लगाए, बिना जेल भेजे? नहीं कर सकती ना। तो अगर एक समाज बुरा है, वहां के लोग बुरे हैं, तो सरकार को शक्ति अवश्य ही चाहिए जिससे वह बुरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। और इसीलिए सरकार को पावर चाहिए, गवर्नमेंट को पावर चाहिए, या उस टाइम हॉब्स की बात करें तो किंग को पावर चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो हॉब्स ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन नेचर बैड है, और बैड ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करने के लिए लेविएथन को, किंग को पावर देना पड़ेगा। और इसीलिए वह एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की की बात करते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं कि मोनार्की जो है, जो राजतंत्र है, वह सबसे बढ़िया है। वह किसी को अकाउंटेबल उसको होने की जरूरत नहीं है, लोगों की राइट लिमिट करो, लोगों का प्रॉपर्टी राइट भी आप जो है वह परमानेंट मत रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना भी हो, लेकिन बस इस समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखिए। ह्यूमन नेचर जो बैड है ना, उसको आप सही करने की कोशिश कीजिए। अगर ह्यूमन नेचर बैड होगा, तो एक दूसरे के अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे? आप रोड पे चल रहे हैं, बाकी लोग बुरे हैं, बाकी लोगों को डर नहीं है सरकार का, राजा का, तो आपको मार देंगे। और राजा का डर कैसे होगा? राजा का डर इसलिए होगा क्योंकि लोगों को पता है कि बाप रे, राजा बड़ा खतरनाक है, राजा तो अकाउंटेबल भी नहीं है, हमें ज्यादा अधिकार भी नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी राइट भी जो है वह भी परमानेंट नहीं है, कोई संविधान भी नहीं है राजा पर रोक लगाने के लिए, तो राजा तो कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। तो लोग ठीक से रहेंगे, लोग अपने अधिकारों को जो है वह उसी दायरे तक इस्तेमाल करेंगे जिससे दूसरों के अधिकार जो है उसमें हस्तक्षेप ना हो। द पीपल विल एक्सरसाइज देयर राइट टू सच एन एक्सटेंट to which there will be no hindrance or interference in the rights of others. This is the point to know, and this is how you should understand. तो ये जो आपके फीचर्स हैं हॉब्सियन स्टेट के ना, ये कारण के वजह से आए हैं, नेसेसिटी के वजह से, इसकी आवश्यकता है। हॉब्स का मन नहीं था बेचारे का कि इतना सारा मुनार को पावर दे दें, उसको अकाउंटेबल ना रखें या लिमिटेड राइट कर दें लोगों का। हॉब्स ने इसीलिए ऐसा किया ताकि बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये पॉइंट है। अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हॉब्स के चिंतन में किस प्रकार से इंडिविजुअलिज्म का आपको झलक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हॉब्स ने जो है वह डिवाइन राइट को रिजेक्ट कर दिया, और बाकी भी जितने भी राइट थे सबको रिजेक्ट कर दिया, जितने भी थ्योरीज थे। पहले आप एंशियंट टाइम में देखिएगा तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट था। एंशियंट टाइम में ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मानना था कि ये स्टेट जो है नेचुरली क्रिएट होता है, अपने आप ऑर्गेनिक तौर पर क्रिएट होता है। कौटिल्य इसका समर्थन करते हैं, एरिस्टोटल इसका समर्थन करते हैं। डिवाइन राइट थ्योरी जो है उसका मानना था कि राज्य को तो भगवान ने बनाया है, द गॉड हैज क्रिएटेड द स्टेट एंड द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो दोनों थ्योरी को, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को भी जो एंशियंट टाइम में था, और मिडिएवल टाइम में जो आपका डिवाइन राइट थ्योरी था स्टेट का, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और हॉब्स ने क्या बोला कि स्टेट आया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। और स्टेट को बनाया किसने? तो स्टेट को बनाया है इंडिविजुअल्स ने, व्यक्तियों ने बनाया है। तो व्यक्तिवादी है कि नहीं? इंडिविजुअलिस्ट है कि नहीं?
क्योंकि कह रहे हैं कि राज्य किसने बनाया, राज्य व्यक्तियों ने बनाया, तो व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। तो जो चिंतक व्यक्ति को महत्व देते हैं उनको व्यक्तिवादी कहा जाता है, तो व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया। अब मान लीजिए जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ जो अमीर अमीर लोग हैं सिर्फ वह कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहेंगे, कुछ ही चंद लोग, या फिर जो ऊंची जाति से हैं, ऊंचे रेस से हैं ना। उन्होंने कहा कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन हिस्सेदार होगा, कौन पार्टिसिपेंट होगा, तो सबके सब पार्टिसिपेंट होंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबका इक्वल राइट है, सबका एक समान अधिकार है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसका मतलब व्यक्तियों के बीच में उन्होंने समानता के सिद्धांत को भी एक्सेप्ट किया, तो व्यक्तिवादी है। उसके बाद राज्य जो बना, जो लेविएथन बना, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, तो अल्टीमेट एम है राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। और राइट टू लाइफ किसका प्रोटेक्ट करना, जानवरों का तो नहीं, व्यक्तियों का। तो फिर से राज्य जो है वह इंडिविजुअल्स के लिए ही बना है। द इंडिविजुअल्स आर नॉट फॉर द स्टेट इज फॉर द इंडिविजुअल इन हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द पॉइंट टू नोट इट डाउन। तो राज्य का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही है, लेविएथन को इसलिए ही क्रिएट किया गया था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ बना रहता था, लाइफ जो था वह नास्टी ब्रूटल शॉर्ट हुआ करता था, वो जो चीज है वह खत्म हो जाए। तो अल्टीमेट एम क्या है स्टेट का, तो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। किसके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना, तो व्यक्तियों के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो फिर से व्यक्तिवादी है थॉमस हॉब्स। उसके बाद इंडिविजुअल जो है ना वह एंड है, इंडिविजुअल अपने आप में सब कुछ है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। इंडिविजुअल माध्यम नहीं है किसी और चीज को अचीव करने के लिए, व्यक्ति अपने आप में सर्वोपरि है। आप हीगल के थॉट को पढ़िएगा तो हीगल क्या बोलते हैं, सर्वोपरि क्या है, सर्वोपरि राज्य है, राज्य सबसे महान है। एक व्यक्ति को राज्य के हित में काम करना चाहिए, राज्य के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यहां हॉब्स कह रहे हैं कि स्टेट इज नॉट एन एंड, स्टेट अपने आप में अंत नहीं है, अंत अपने आप में व्यक्ति है। और राज्य तो सिर्फ एक माध्यम है जो कि व्यक्ति के हित में काम करेगा। तो फिर से इससे पता चलता है कि थॉमस हॉब्स जो है वह इंडिविजुअलिस्ट हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स को वह एक एंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप में सर्वोपरि, अपने आप में सब कुछ। उसके बाद मानता हूं कि एब्सोल्यूट पावर दिया गया किंग को या लेविएथन को, आप जो भी कहें, या स्टेट को, ये सब एब्सोल्यूट पावर दिए गए। पर ये एब्सोल्यूट पावर क्या किंग ने अपने आप से ले लिया, तो नहीं, ये एब्सोल्यूट पावर को कॉन्सेंट से, मर्जी से लोगों ने ही किंग को दिया। लोगों ने ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि लो आप ही सबसे पावरफुल रहो, हम राइट टू लाइफ को अपने पास रखेंगे, बाकी सबके सब अधिकार आपको दे देते हैं, क्योंकि समाज बुरा है, बस आप हमारी रक्षा करना। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर है लेविएथन का, ये आर्बिट्री तौर पर, ये अपने आप मनमाने तौर पर डिराइव नहीं हो रहा है। ये एब्सोल्यूट पावर जो है लेविएथन का, किंग का, ये लोगों के कंसेंट से डिराइव हो रहा है, उनके मर्जी से डिराइव हो रहा है। लोगों ने ही एब्सोल्यूट पावर दे रखा है किंग को, लेविएथन को। तो फिर से लोग केंद्र में है। एब्सोल्यूट पावर भी अगर लेविएथन को मिला तो वह किसके जरिए मिला, इंडिविजुअल के ही जरिए मिला है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो फिर से हॉब्स एक इंडिविजुअलिस्ट है। उसके बाद हॉब्स ने ऐसा नहीं बोला कि कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वह राजा के खिलाफ, किंग के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ, लेविएथन के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। एक ऐसा सिचुएशन है, एक अधिकार है लोगों के पास। अगर इस अधिकार का हनन करता है, वायलेशन करता है लेविएथन, तो लोगों के पास अधिकार है कि वह क्रांति कर सकें लेविएथन के खिलाफ। और वह कौन सा अधिकार है, राइट टू लाइफ। लोगों ने राइट टू लाइफ का अधिकार लेविएथन को नहीं दिया है। लोगों ने जिंदगी की सुरक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार अपने पास रखा है। अगर लेविएथन इससे छेड़छाड़ करता है, अगर बिना कारण अगर किसी का अगर वह जिंदगी लेता है, जीवन अगर लेता है, तो फिर
लोगों के पास अधिकार है कि वह उस सोवरेन को, वह संप्रभु को, उस लेविएथन को रेजिस्ट कर सके। तो फिर से यहाँ इंडिविजुअल को तवज्जो दी जा रही है। अब इंडिविजुअल्स पहले क्या होता करता था मिडिएवल टाइम में, आपको मर्जी है मर्जी नहीं है, अगर युद्ध हो रहा है तो अगर राजा ने बोला चलो सैनिक बन के चलो, चल के काम करो, वहां युद्ध करो, तो आपको करना पड़ेगा। पर यहाँ हॉब्स ने तर्क दिया कि राजा कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता राइट टू लाइफ से। अगर लोगों को लगता है कि अगर वह युद्ध में जाएंगे एक सैनिक बनकर, और अगर उनके जान को खतरा है, राइट टू लाइफ को खतरा है, तो वह रिफ्यूज कर सकते हैं। लेविएथन बोले कि चलो सोल्जर बनो, हमारे आर्मी में आओ, युद्ध हो रहा है दूसरे राज्य के साथ। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू लाइफ विच दे पोजेस, दे कैन रिफ्यूज, दे कैन रिफ्रेन फ्रॉम दैट डिसीजन, दे कांट बिकम सोल्जर। दिस इज नॉट देयर कंपल्शन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जितने भी क्लेम्स हैं, इन क्लेम्स को बहुत सारे आपके स्कॉलर्स ने भी सपोर्ट किया है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ठीक है, मानते हैं हम लोग कि लेविएथन जो है वह अनअकाउंटेबल था। लेविएथन जो है उसने लिमिटेड राइट दिए थे लोगों को। लेविएथन जो है वह प्रॉपर्टी को कभी भी ले सकता था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हॉब्सियन स्टेट में। लेकिन ये सब किसी कारण से हुआ। ये सब का एक प्रयोजन है, नेसेसिटी है, एक इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बैड ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना, ताकि इक्वालिटी, समानता जो है राज्य में बनी रह सके। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास बहुत अधिकार आ जाए और बाकी दूसरों का अधिकार वह ले ले। इसी प्रकार की बात बाद में जेएस मिल करेंगे। तो इसीलिए माइकल ऑक्सशॉट, जो प्रोफेसर माइकल ऑक्सशॉट हैं, वह कहते हैं लेविएथन हैज नॉट बीन क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। लेविएथन को व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि लिमिटेड राइट तो थे लोगों के पास, लेकिन लेविएथन जो है वह, आप मतलब आर्ट, लिटरेचर, अपने रिलीजन को अपने मर्जी के हिसाब से आप जी सकते थे। आप कोई भी रिलीजन चुन सकते थे हॉब्सियन स्टेट में। इसमें लेविएथन नहीं कहता कि देखो देखो ये मेरा धर्म है, तुम राजा का धर्म को ही अपनाओ। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन था हॉब्सियन स्टेट में। तो फिर से इंडिविजुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद आर्ट, लिटरेचर, आपको जो पसंद है आप ड्राइंग कीजिए। कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी था, कुछ हद तक, एकदम थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। तो इसीलिए वह इंडिविजुअलिस्ट थे। इनफैक्ट वेफर का तो यहाँ तक मानना है, अगर हम वेफर को यहाँ कोट करने की कोशिश करें, तो वेफर कहते हैं कि हॉब्स को फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रे किया जाता है कि इनसे बड़ा एब्सोल्यूटिस्ट तो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन वेफर कहते हैं कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट इज हॉब्स। मतलब हॉब्स से बड़ा महान इंडिविजुअलिस्ट, व्यक्तिवादी तो कोई हुआ ही नहीं है पूरे। अगर हम इतिहास को देखें, राजनीतिक चिंतन के इतिहास को, कहते हैं कि हॉब्सियन स्टेट जो है कैन बी सेड टू बी द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर द इंडिविजुअल एंड बाय द इंडिविजुअल। जो हॉब्स का स्टेट है, हॉब्सियन स्टेट कैसा है? तो हॉब्सियन स्टेट बना है इंडिविजुअल्स के लिए। सबसे पहले फॉर द इंडिविजुअल्स, किसके लिए बना? तो फॉर द इंडिविजुअल्स। क्या इंडिविजुअल्स के लिए कैसे बना? तो इंडिविजुअल्स के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फॉर द इंडिविजुअल, फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सेफ्टी, टू प्रोटेक्ट देयर राइट टू लाइफ, टू escape the anarchy, to bring stability and order in the society, for the individual। और बाय द इंडिविजुअल, बाय द इंडिविजुअल कैसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बनाया गया। तो इंडिविजुअल्स ने ही आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और हॉब्सियन स्टेट को क्रिएट किया। तो इस तरह से आप कंक्लूड करके, कोट करके ऑक्सशॉट को और वेफर को, आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। वेफर का जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरे प्रीमियम नोट्स हैं, ई बुक है, उसमें सभी आंसर्स को मैंने वहाँ इंक्लूड किया है। आप कंटेंट देख सकते हैं और आप व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर आकर मैसेज कर सकते हैं मुझे। प्लीज़ डू नॉट कॉल, आप सिर्फ मैसेज करें।
और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा वेन एवर आई विल बी फ्री। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।